नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और इस समय जो कक्षाएं आप लोगों को मिल रही हैं, जो लेक्चर आप लोगों को मिल रहा है, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं की, जिनमें से विष्णु प्रभाकर का आवारा मैंने आप लोगों को करा दिया, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है। और इसके अलावा आप देखेंगे यूजीसी नेट में भी शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, ये भी आप लोग कराया जा चुका। तो कई रचनाएं कराई जा चुकी हैं। आज हम लोग बात करेंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना अपनी खबर आत्मकथा, और दूसरा हम लोग बात करेंगे महादेवी वर्मा का मेरा परिवार रेखा चित्र। तो ये दो लेक्चर आज हम लोग देखेंगे और इन दोनों लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा आपको एक चीज़ और भी बता दें, जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं वो ध्यान दें। आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज़ दी गई है 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, उसके उत्तर बहुत सारे लोगों के आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक उत्तर नहीं भेजा है। तो आप लोग ऐसा ना करें, उत्तर ज़रूर भेजें। देखिए, उत्तर भेजने से ये होता है कि कम से कम हमको भी इस चीज़ का पता चलता है कि आप कहाँ पर हैं, अभी तक आप कहाँ पर पहुँचे हैं, सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसके अलावा आज कोशिश करेंगे हम लोग ठकुरी बाबा भी करेंगे। तो ये 3 लेक्चर आपको मिलेगा, ठकुरी बाबा, मेरा परिवार और अपनी खबर, जिनमें से अपनी खबर आत्मकथा वीडियो पब्लिक किया जा रहा है। 14 मार्च से हमारा चौथा नया बैच प्रारंभ हो रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। एडमिशन प्रारंभ है। अभी जिन लोगों का एडमिशन हुआ है, जो नए लोग हैं वो ध्यान दें। जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं, जिनका एडमिशन अभी हाल ही में हुआ है, वो इस चीज़ पर ध्यान दें कि वीडियो को अंत तक देखें। जो भी चीज़ें बताई जाएं उन्हें आप समझते चलें। जैसे हिना है, रंजना है, कंचन है, फरीन है, वीना, सुमन, तो चंदा ठाकुर हैं, रमेश हैं, मंजीत हैं, रागिनी हैं, मीनाक्षी हैं, रूबी हैं, कर्नाटका से रानी हैं, इसके अलावा संजय हैं, महेश हैं, क्रिस्टीना है, मीनाक्षी हैं, दलवीर हैं। तो ये सारे लोग ध्यान दें। जिनका एडमिशन अभी हाल ही में 2-4 दिन में हुआ है, वो लोग ध्यान दें कि वीडियो को अंत तक देखते चलें, सारी चीज़ों को समझते चलें। तो आइए बात करते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र की। सबसे पहले बात कर लेते हैं। इनका जन्म 29 दिसंबर 1900 ईस्वी को हुआ और इनका देहांत 23 मार्च 1967 ईस्वी को हुआ। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनके हम ये कह सकते हैं कि अपनी मृत्यु तक पांडे बेचन शर्मा उग्र जीवन से तमाम अनुभव बटोरे और अपने साहित्य की तमाम विधाओं में उन्हें हूबहू दर्ज किया। उनकी जो रचनाएं हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी रचनाकार होते हैं, उन रचनाकार से उनकी और भी रचनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उन्होंने उपन्यास लिखा, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, घंटा, सरकार तुम्हारी आंखों में, कढ़ी में कोयला, जी जी जी, फागुन के दिन 4, जूहू। तो ये उपन्यास की रचना की। नाटक में अगर देखें तो महात्मा ईसा है, चुंबन है, गंगा का बेटा, आवास, अन्नदाता, माधव महाराज महान। कविता उन्होंने ध्रुवचरित नामक कविता लिखी। आलोचना में उन्होंने तुलसीदास आदि अनेक आलोचनात्मक निबंध लिखे। निबंध में उग्र को फांसी दी जाए, कुछ साहित्यिक बमगोले, क्या यह सच है, कसौटी, चॉकलेट आंदोलन, चाबुक, तुलसी दल, धरती और धान, मुखमर्दन उर्फ चुंबन, यह कौन साहित्य है, विप्लवगान। और व्यंग में उन्होंने लिखा नेता का स्थान। कहानियाँ अगर देखें तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो कहानियाँ हैं वो है ईश्वरद्रोही, उरूस, एक भीषण स्मृति, कर्तव्य और प्रेम, खुदाराम, जल्लाद, डामाडोल, 3 कलाकारों की एक भूल, देशद्रोह, दही बड़े, नौकर साहब, पतित, प्यार, पिशाची, बदमाश, भ्रम, मुक्ता, मूर्खा, रधिया नौची, रेन ऑफ टेरर, रिसर्च, विकास, बीभत्स, शहीद भोंदू, सुधारक, साधु और असाधु, सिख सरदार। और आत्मकथा इन्होंने लिखी अपनी खबर, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है, इसे आपको पढ़ना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र को अगर हिंदी साहित्य का मंटो कहा जाए
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पांडे बेचन शर्मा उग्र प्रेमचंद के सबसे विवादास्पद, अक्खड़, बदनाम और मनमौजी साहित्यकार थे। बेअंदाज थे और सच्चे थे, यानी जो देखा जैसा देखा उसमें कोई बदलाव नहीं, सीधे सीधे लिख दिए। हरिशंकर परसाई के शब्दों में अगर कहा जाए तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, अक्खड़, फक्खड़ और बदजबान थे। किसके शब्दों में? हरिशंकर परसाई। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जा रही हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो को अंत तक देखें, लेक्चर को पूरा सुनते चलें, समझते चलें। साहित्य की दुनिया में तत्कालीन अनुराग कश्यप थे, या हम ये कह लीजिए कि अनुराग कश्यप आज की सिनेमा के पांडे बेचन शर्मा उग्र की तरह हैं। उग्र ने ताउम्र अपने तखल्लुस का मान रखा और हमेशा विवादों में बने रहे। इन्होंने जो आत्मकथा लिखी, अपनी खबर, इस अपनी खबर आत्मकथा में आप देखेंगे कि भूमिका सहित इन्होंने कुल 17 अध्याय लिख डाले। हालांकि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, आप लोग जानते भी होंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग देश की सबसे ईमानदार आत्मकथा मानी जाती है महात्मा गांधी की। फिर भी अगर मैं अपनी राय दूं, किसी लेखक किसी साहित्यकार की नहीं, अगर मैं अपनी राय दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अपनी खबर जो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है, मैं ये कह सकता हूं कि देश की सबसे ईमानदार आत्मकथा यही है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको भी ये चीज़ लग जाएगा, जो पढ़ेगा उसको ये चीज़ जरूर लगेगी कि सबसे ईमानदार आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, अपनी खबर। खैर, उस पर अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और जान लेते हैं उग्र जी के बारे में कि उग्र जी ने स्वदेश के दशहरा अंक का संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने गालिब उग्र, उग्र मासिक पत्रिका, मतवाला, संग्राम, हिंदी पंच, वीणा आदि की भी समय समय पर संपादन उन्होंने किया है। मतवाला के संपादक मंडल में सर्वप्रमुख नाम पांडे बेचन शर्मा उग्र का ही लिया जाता है। उग्र जी अपने राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी लेखन के कारण जाने जाते हैं। अब आइए बात करते हैं अपनी खबर आत्मकथा। इसमें कुल अध्यायों की संख्या 17 है। सबसे पहले तो प्रश्न यहीं से बनता है कि इसमें कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल अध्यायों की संख्या 17 है। 17 अध्याय कौन कौन से हैं, तो आप देखें, दिग्दर्शन, प्रवेश, अपनी खबर, धरती और धान, चुनार, नागा भागवत दास, राम मनोहर दास, भानु प्रताप तिवारी, बच्चा महाराज, पंडित जगन्नाथ पांडे, लाला भगवान दीन, पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, पंडित कमलापति त्रिपाठी, बनारस और कलकत्ता, जीवन संक्षेप और असंबल गान। ये कुल 17 अध्याय में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी खबर लिखा। अपनी खबर का अगर मूल्यांकन करें तो ये अभी ना के बराबर ही हुआ है, लेकिन अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो पहला स्थान इसकी भाषा शैली का है। भाषा में देशज और तत्सम शब्दों का मिला जुला प्रयोग हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पांडे बेचन शर्मा उग्र की इस आत्मकथा का कि इसमें बहुत ही स्पष्ट और रोचक विवरण दिया गया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने जैसा जीवन जिया वैसा कह डाला अपने इन 17 अध्याय में। अनुभव के जो संस्करण मिले उन्होंने साझा किया। अनुभूतियों की पवित्रता बनाए रखने हेतु कभी शब्दों में कोताही नहीं बरती, और सही भी है, शब्दों का लिहाज करने पर अभिव्यक्ति अक्सर बुरा मान जाती है, तो उग्र ने शब्दों को कभी बुरा या अपवित्र नहीं समझा और भाषा को तरजीह दी, भावों को तरजीह दी। सिर्फ हालत बयान नहीं किए, सच भी कह डाला। अब इन 17 अध्यायों में क्या क्या है, चलिए संक्षेप में जानते हैं कि इन 17 अध्यायों में क्या लिखा है पांडे बेचन शर्मा उग्र ने।
पहला अध्याय दिग्दर्शन की अगर बात करें तो दिग्दर्शन में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सबसे पहले राम को याद किया, कहा मैंने क्या क्या नहीं किया, किस किस दर की ठोकरें नहीं खाई, किस किस के आगे मस्तक नहीं झुकाया, मेरे राम आपको न पहचानने का सबब, जब जन्म जन्म जग दुख दसों दिस पायो, ये उन्होंने कहा। भोजन और कपड़े के लिए पागल बना मैं, यत तत्र सर्वत्र झक मारता फिरा, प्राणों से भी अधिक प्रिय आत्मसम्मान त्याग कर खलों के सामने मैंने खाली पेट खोल खोल कर दिखाया। यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र ने यहाँ पर अपनी जो पहली रचना है, पहला अध्याय है अपनी खबर का दिग्दर्शन, इस दिग्दर्शन में उन्होंने यह दिखाया कि मेरी स्थिति क्या थी। अपनी स्थिति के बारे में उन्होंने दिग्दर्शन में लिखा। दूसरा अध्याय है प्रवेश। प्रवेश अध्याय में उन्होंने कहा कि चंद महीनों पहले हमारे पास श्री शिवपूजन सहाय जी, आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी, जैनेन्द्र कुमार जी मेरे यहाँ पधारे और उनके साथ एक दो लोग और भी थे, लेकिन वो कोई लेखक नहीं थे, साथ में बस ऐसे ही लोग थे। तो यहाँ पर प्रश्न ये बन सकता है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी खबर में किसकी चर्चा की है, किससे मिलने की बात की है। तो प्रमुख नाम देखें, उन प्रमुख नामों में है श्री शिवपूजन सहाय यानी शिवपूजन सहाय, नलिन बिलोचन शर्मा और जैनेन्द्र कुमार। ये तीनों लोग उनके घर पर मिलने आते हैं और उसी पर शिवपूजन सहाय ने बात चलती है, बैठते हैं, बातें होती हैं। फिर शिवपूजन सहाय ने कहा कि उग्र जी अब तुम अपने संस्मरण लिख डालो। अब जब बात संस्मरण की होती है, संस्मरण लिखने की बात होती है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैंने जब जब सच लिखने की कोशिश की है, लोगों ने बार बार मुझे घेरा है। तो इसलिए उन्होंने निराला के ऊपर भी कहा कि निराला के ऊपर भी मैंने लिखा था कि यदि मैं लिखूं कि दिग्गजकार महाकवि निराला पर कलकत्ते के एक मुश्काकार संपादक ने 1928 ईस्वी में बड़ा बाजार की अपनी एक दुकान में काठ की तलवार से कई प्रहार किए थे, ऐसे कि निराला भी हतप्रभ होकर रह गए थे, तो सत्य की तह तक गए बगैर ही निराला भक्त सनसना और झंझना उठेंगे। तो उन्होंने यह भी बताया कि मैं तो सत्य लिखता हूँ, लेकिन सत्य को बगैर जाने समझे, बगैर उसके तह तक जाए, जिसके बारे में भी सत्य लिखते हैं, उनके जो मानने वाले लोग हैं वो सनसना उठते हैं, झंझना उठते हैं। तो पहले दूसरे अध्याय प्रवेश अध्याय में उन्होंने कब ये चीज़ कहा, जब शिवपूजन सहाय ने कहा कि उग्र अब तुम अपने संस्मरण लिख डालो। तो कहने का मतलब यह है कि उग्र ने अपनी खबर में के दूसरे अध्याय में अनेक जगहों पर यह जाहिर किया कि यथार्थ कितना कठोर हो सकता है, यथार्थ कितना कठोर हो सकता है। अब उसके बाद आगे आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे बाकायदा प्रथम पब्लिशर श्री पन्नालाल गुप्त नामक एक सज्जन थे। बनारस में नीची बाग में उनकी छोटी सी दुकान थी। पन्नालाल जी मुझे 2 रुपये रोज देते थे और मैं उन्हें महात्मा ईसा नाटक का एक दृश्य लिख कर देता था। अब यह भी तथ्य आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी खबर नामक आत्मकथा में किस नाटक का उल्लेख किया है, किस नाटक के बारे में उन्होंने बताया कि पन्नालाल जी मुझे 2 रुपये रोज देते थे और मैं उन्हें महात्मा ईसा नाटक लिखकर देता था। अब इसके बाद जो तीसरा अध्याय है वह है अपनी खबर। अब यहाँ अपनी खबर से एक चीज़, एक तथ्य आपके सामने आता है। पहले पूरा पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। इस भाग में उन्होंने अपनी उम्र कितनी बताई है, तो 60 वर्ष। पिता का नाम बताया है, पता बताया है, पूरा विवरण दिया है अपनी खबर आत्मकथा में तीसरे अध्याय में।
इसमें उन्होंने बताया कि मेरे ज़्यादातर भाई बहन मेरे ही जन्म लेते ही मर जाते थे, और इसी कारण जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी कुंडली भी नहीं बनवाई गई और मुझे 1 टके में बेच दिया गया। भाई ऐसी मान्यता थी। आप सभी लोग जानते भी होंगे कि अगर किसी के बच्चे नहीं बचते हैं, जन्म लेते ही मर जाते हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं, जब बच्चा जन्म ले तो कोई आस पड़ोस का रिश्तेदार या जो भी है मिलने वाला जानने वाला, वो उसको कुछ पैसों में ख़रीद लेता है और कहा जाता है अब ये बच्चा इसका हो गया। भले ही लालन पालन सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन एक नाम के लिए बच्चे को बेच दिया जाता है। तो ऐसा आज भी अवध प्रांत में चल रहा है। आप लोग जानते भी होंगे जो अवध प्रांत से होंगे, बिहार के बहुत सारे प्रांत हैं, वहाँ आज भी चल रहा है। तो जिनका जन्म हुआ, इनकी कुंडली भी नहीं बनवाई गई और इनको बेच दिया गया। कितने में बेचा गया? 1 टके में। उसी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि 1 टके में मुझे बेच दिया गया। अरे उस टके का तो मुझे पता भी नहीं कि मेरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी 1 टके में बेच दी गई। और उस 1 टके का हुआ क्या? उन्होंने बताया कि उस 1 टके से उनकी माँ ने गुड़ मंगाकर और खा लिया और बेच दिया था 1 टके में, इसीलिए मेरा नाम रखा गया बेचन। बताते हैं मैं किसी अमीर ख़ानदान का नहीं हूँ, मैं किसी व्यापारी के घर का नहीं हूँ, भले ही ब्राह्मण के घर का हूँ, लेकिन मेरा नाम कोई रूप नारायण नहीं था, मेरा नाम कोई धनंजय नहीं था, कोई रूप गोस्वामी नहीं था, मेरा नाम रखा गया बेचन। जैसा कि अन्य छोटी जातियों में, हमारे घर के पास के लोगों की जो छोटी जातियां थीं, उन छोटी जातियों में जैसे नाम रखा जाता था, वैसे ही मेरा नाम रखा गया बेचन। तो ये सारी अपनी पूरी व्यथा अपनी खबर में उन्होंने बताया है। आत्मकथा में सहज दर्शनीय आत्ममुक्ता कहीं पर भी ढूंढे नहीं मिलती है। इस आत्मकथा में पांडे बेचन शर्मा उग्र का बर्ताव चिंताजनक स्तर तक सच्चाई बयान करने वाला है। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, आपने देखा कि चिंताजनक स्तर पर सच्चाई बयान करने वाला है। साहित्य से जुड़े व्यक्ति को सच्चरित्र और पवित्र होना चाहिए, और सब कुछ कहकर अपनी इस आत्मकथा को उन्होंने सफल बनाया। धरती और धान। धरती और धान में इस अध्याय में उन्होंने पिताजी की जमींदारी के बेटों की संपत्ति के मामले में गवाही को उजागर किया है। बताते हैं कि एक मंदिर थी, मंदिर में हमारे पिताजी पुजारी थे। तो जहाँ पर पुजारी थे, जो हमारे जजमान लोग थे, वहाँ पर एक जमींदार थे। उनके दोनों भाइयों में, जमींदार के दोनों बेटों में संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ। बड़े बेटे ने गवाही के लिए रख दिया और बाद में छोटा बेटा जीत जाता है। फिर पिताजी को वहाँ से जजमानी छोड़नी पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीज़, पिता बीमार होते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने धरती और धान में गवाही बताया है। इसके अलावा इस अध्याय में उन्होंने यह भी बताया कि घर का हाल बहुत खस्ता हाल हो चुका था, घर नहीं चल पा रहा था। बड़े भाई पैसे कमाते थे, उनके जब पैसे गिनते थे हम, माता जी हमारी थी, तो उनके कुछ पैसे गिनते हुए मैं इधर उधर कर लेता था, जिससे माता जी के पास आ जाता था और फिर उससे हम लोग खाने पीने का पूरा काम करते थे। उसी पर माता जी ने एक कहावत कही है कि पेट में पड़ा चारा तो नाचे लगा बेचारा। ये धरती और धान, ध्यान रखना, धरती और धान अध्याय में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने कहा है। उसके बाद बात करते हैं चुनार की। चुनार अध्याय में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी जन्मभूमि चुनार और रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या का पूरा विवरण दिया है। यानी रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या का क्या हाल है, वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, वहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति कैसी है, और हमारे चुनार की कैसी है, हमारी जन्मभूमि कैसी है, उसके बारे में उन्होंने बताया। और इन सब का प्रभाव लोगों पर क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया। उन्होंने चुनार वाले अध्याय में कुछ अंश यहाँ पर देखें। चुनार अध्याय का ये अंश है कि यह जो
आज बड़े 30 मारखा बनते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, दरअसल जोरू हैं राम के, मगर क्या होंगे, राम जी जोरू थे कबीर दास जी के। और आगे उन्होंने पंक्तियाँ कहीं कि बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है और ये पंक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस अध्याय से लिया गया है। अपनी खबर आत्मकथा के किस अध्याय में है, हो सकता है अध्याय भी पूछ लिया जाए, या ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर के निम्न अध्यायों का सही क्रम कौन सा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इन 17 अध्यायों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं समझ में आ रही हैं। जो कर्नाटका से हैं रानी जी, और फिर क्रिस्टीना है, रूबी है, ममता है, चंदा ठाकुर हैं, दलवीर हैं, मीनाक्षी, रागनी, जितने भी लोग हैं, संजय हैं, महेश हैं, हिना हैं, ये सभी लोग, समझ में आ रहा है, चीज़ें समझाई जा रही हैं। इन चीज़ों को आप लोग विस्तृत समझते चलिए। अगर कोई समस्या कहीं पर आ रही है तो उस चीज़ को आप लोग ज़रूर बताएं। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले अध्याय नागा भागवत दास की। इस अध्याय में आप देखेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान के शहर मांटगोमरी से प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में उन्होंने ये बताया कि जो वर्तमान में मांटगोमरी है, जिस समय ये रचना की जा रही थी उस समय यह पंजाब प्रांत में था और यहाँ रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला करने के लिए अयोध्या से रामलीला करने वाले कलाकार आए हैं। कुल कलाकारों की संख्या 47 है। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि वास्तव में ये नागा भागवत दास की जमात है, यानी इसके अध्यक्ष कौन है जो साथ में लेकर गए हैं, जो पूरी मंडली है जो रामलीला करवाते हैं, वो कौन है, तो भगवत दास, नागा भगवत दास। तो इस अध्याय में उन्होंने रामलीला के बारे में, नागा भगवत दास के बारे में पूरा विस्तृत उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। हेलो, अभी क्लास के बाद बात कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर उन्होंने नागा भागवत दास की चर्चा की है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं राम मनोहर दास। जब राम मनोहर दास की बात आती है तो इस अध्याय में उन्होंने कहा कि इसमें दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंकने वाला कांड था उसको भी यहाँ उन्होंने चर्चा में शामिल कर लिया थोड़ा सा। और यहाँ पर उन्होंने मुख्य मुद्दा ये बताया राम मनोहर दास में कि उनके भाई सियाराम दास अयोध्या के राम मनोहर दास की मंडली में थे और वही मंडली से वो नाटक और रामलीला बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी। मैं भी जाकर जुड़ गया उस मंडली में, जिस मंडली में मेरे भाई राम मनोहर दास जी थे, सियाराम दास जी के मंडली में। उस सियाराम दास जी के मंडली में मैं भी गया और बहुत सारे शहरों में घूमा। अयोध्या के पास आसपास लखनऊ है, बाराबंकी है, सीतापुर है, ये सारे, फैजाबाद, इन सब का नाम उन्होंने गिनाया है और बताया है कि यहाँ पर जाकर बहुत सारी चीज़ें देखी और घूमा। वहीं पर बहुत सारे शेर व शायरी वाले लोग मिले, गज़ल के लोग मिले। मैंने पहली बार गालिब का ये शेर सुना। उन्होंने बताया कि हम हैं मुश्ताक और वह बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। यह गालिब का शेर है। इस गालिब के शेर का जिक्र उन्होंने कहाँ पर किया है, अपनी खबर में, अपनी खबर आत्मकथा में। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें उन्होंने जिक्र किया है, तो यहाँ पर ये लेकर चलते हैं और आपको बताते चलते हैं। भानु प्रताप तिवारी की बात करें तो बचपन में उन्होंने बताया कि बचपन में मेरे मोहल्ले में 2 हस्तियाँ ऐसी थीं जिनका कमोबेश प्रभाव मुझ पर सारे जीवन रहा। उनमें एक थे भानु प्रताप तिवारी, और उन्होंने बताया भानु प्रताप तिवारी के बारे में कि जब मैं 7 वर्ष का था तो भानु प्रताप तिवारी 60 के रहे होंगे, और दूसरे थे महादेव उर्फ बच्चा महाराज, जो उन दिनों 40 वर्ष की उम्र के लगभग भीतर थे। तो इस अध्याय में उन्होंने भानु प्रताप तिवारी के बारे में बताया। अगले अध्याय में उन्होंने बच्चा महाराज के बारे में बताया, और फिर उस पंडित जगन्नाथ पांडे वाले अध्याय में मौलवी लियाकत अली की कहानी बताई कि किस तरीके से धार्मिक मौलवी लियाकत अली थे, हिंदू धर्म को हे दृष्टि से देखते थे और किस तरीके से क्लास में, कक्षा में व्यंग करते थे। ये मौलवी लियाकत अली एक कॉलेज में पढ़ाते थे, बच्चे एक स्कूल में पढ़ाते थे, बच्चे हैं, बच्चों के सामने ऐसी ऐसी बात बोलते थे कि हिंदू भावना को ठेस पहुँचे, बच्चों को ठेस पहुँचे।
और इसी पर एक बार इन्होंने इसमें बताया है कि मैंने सुना और मैंने प्रिंसिपल को इनके नाम एप्लीकेशन लिख कर दे दी, इनके खिलाफ एप्लीकेशन लिख कर दिया, जिससे मुझे ना पढ़ना पड़े, मुझे निकाल दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें जिक्र किया है। बाकी अपना खबर में आगे जो अध्याय हैं उन अध्यायों में उन्होंने अपने गुरुओं की बात बताई। 5 गुरुओं का नाम उन्होंने बताया है, काशीपति त्रिपाठी, लाला भगवान दीन, बाबूराव विष्णु परवारकर, बाबू शिव प्रसाद गुप्त और कृष्णदत्त पालीवाल। तो आगे के अध्यायों में आप देखेंगे कि हर अध्याय में इन लोगों के नाम हैं, अलग अलग अध्याय हैं। और उसके बाद बनारस और कलकत्ता, बनारस और कलकत्ता अध्याय, इसमें बनारस के पंडितों, गलियों, समाज आदि की चर्चा की है। इसी में इन्होंने एक जगह यह भी बताया कि जब मैं 8 साल का रहा होऊंगा या 9 का, जुल्फों में 3-3 फूल चिड़ी बनाता था। आप समझिए किस तरीके से इन्होंने सच्चाई को बयां किया है। कहा है कि जब मैं 8 साल का रहा होऊंगा या 9 का, जुल्फों में यानी बालों में, जबकि ऐसा काम कौन करती हैं? लड़कियां करती हैं। लेकिन पांडे बेचन शर्मा उग्र ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये चीज़ कहा कि जुल्फों में 3-3 फूल चिड़ी बनाता था। काफ़ी तेल लगाने के बाद बालों में सस्ती वैसलीन लगाता था, वो वैसलीन जिसकी गंध पीला हाउस यानी बम्बई या सरकटा गली कलकत्ता की सस्ती वेश्याओं के अंग से आती है। तो इस तरीके से उन्होंने बनारस और कलकत्ता अध्याय में चर्चा की। तो उग्र को इस बात से कोई संकोच नहीं रहा कि आने वाले समय में यह पुस्तक उनके वेश्यागमन का प्रमाण बन सकती है। दरअसल ऐसी बेबाकी बयानी की हैसियत या तो उन अज्ञानियों की होती है जो अपने बेअंदाजी को ही अपनी पहचान बनाने पर आमादा हों, या फिर उनकी जो सच में मर्मज्ञ हों। उन्होंने कहा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, कि जीवन में जितना भी सुख है अज्ञान ही के सबब होता है। देखिए तो जगत में ज़्यादातर जीवधारी अज्ञानी ही होते हैं। फिर इस ज्ञान की कोई गारंटी नहीं कि कब अज्ञान ना साबित हो जाए। तो ज्ञान को ही सुख का पर्याय बताने वाले समाज में अज्ञान को सुख की चाबी कहे जाने की घटना सबसे पहले अपनी खबर आत्मकथा में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने कही है। बात समझ में आ रही है? ज्ञान को ही सुख का पर्याय बताने वाले समाज में वर्तमान में क्या कहा जाता है? वर्तमान में भी और आदि से भी यही चला आ रहा है कि सुख का पर्याय क्या है? ज्ञान है। ज्ञान को ही सुख का पर्याय बताने वाले समाज में अज्ञान को सुख की चाबी कहे जाने की घटना सबसे पहले पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी आत्मकथा अपनी खबर में कही। ऐसे में अगर आप देखें तो ये जो रचना है अपनी खबर, तो विचार और चेतना के जिस स्तर पर जाकर ये रचना की गई है, ये पुस्तक लिखी गई है, इसकी कोई नज़दीकी सीमाएं नहीं है। और यह लोक सेवक और व्यापारी के लिए, लेखक में आजीविका तलाशने वालों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक कह सकते हैं। अपनी खबर अगर कोई व्यक्ति होती तो वह उग्र होती, उग्र अगर कोई किताब होते तो अपनी खबर होते। अपने जन्मस्थान चुनार का जो वर्णन उग्र ने अपनी खबर में किया है, उससे पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि चुनार की तमाम महानताएं साबित करने के पीछे उग्र की मेरा ननिहाल सबके ननिहालों से ज़्यादा प्यारा है वाली बाल सुलभ जिद है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के जीवन और साहित्य में दुर्लभ नहीं है मनोवृत्ति इसी किताब में ही दर्ज है। और इसी किताब में आपने देखा कि न सिर्फ एक सफल जीवनी है बल्कि एक सटीक उदाहरण और दस्तावेज है कि ईमानदार लेखन क्या होता है। भाई उन्होंने प्रारंभ में ही कहा कि हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन हमको टके में बेच दिया गया और मेरी माता ने उस टके का गुड़ मंगा कर खा लिया, मेरा नाम बेचन रखा गया। आगे उन्होंने कहा कि हमें गरीब और ब्राह्मण जानकर लोग हमारे घर भीख पहुंचा जाते थे और यह भीख भी शानदार थी, तब तक जब तक ब्राह्मणों के घर में ब्राह्मण पैदा होते हैं। लेकिन जब ब्राह्मणों के घर में ब्रह्म राक्षस पैदा होने लगे तब तो ये जजमानी वृत्ति नितांत कमीना धंधा स्वयं नीच होकर भी दूसरों के चरण पुजवाना रह गई है।
तो इस तरीके से उन्होंने सच्चाई बयान किया है। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो मझले भाई हैं श्रीचरण पांडे, मझले भाई श्रीचरण पांडे तो क्रोधी नहीं थे, लेकिन उमाचरण और बेचन अपने अपने समय में परम क्रोधी व्यक्ति बने। आगे उन्होंने ये भी कहा, कटु यथार्थ है कि समय पर ना मिले तो स्वर्ग के लिए भी कौन प्रतीक्षा करे। ये कटु यथार्थ उन्होंने कहा। व्यवहारिक बातें हैं कि समय पर ना मिले तो स्वर्ग के लिए भी कौन प्रतीक्षा करे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है। आगे आप देखेंगे जीवन संक्षेप में उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन पूरा बताया है। और उसके बाद जो अंतिम अध्याय है असंबल गान, असंबल गान में उन्होंने ये पंक्ति कही कि तेरी कंथा के कोने में कुछ संबल या संशय है, अरे पथिक होने में तेरी। तो ध्यान रखना अंतिम अध्याय में क्या कहा है। अंतिम अध्याय में जो असंबल गान है, असंबल गान की पंक्तियां ध्यान रखना। अक्सर पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं, तो इन पंक्तियों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपने देखा पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा, अपनी खबर। और उन्होंने कहा, उनका एक कोटेशन अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें पांडे बेचन शर्मा उग्र का, कि मैं अपनी अनगढ़ता को गर्व से देखता हूँ, मैं अपनी अनगढ़ता को गर्व से देखता हूँ, इसलिए कि जब तक अनगढ़ हूँ तभी तक विश्व विराट की मूर्तियों की संभावनाएं मुझ में सुरक्षित हैं। इस कोटेशन को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि मैं अपनी अनगढ़ता को गर्व से देखता हूँ, इसलिए कि जब तक अनगढ़ हूँ तभी तक विश्व विराट की मूर्तियों की संभावनाएं मुझ में सुरक्षित हैं। तो ये बात की हम लोगों ने पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अब इसके बाद अगला लेक्चर जो होगा, उस अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेरा परिवार रेखा चित्र की, और इसके अलावा ठाकुरी बाबा की भी बात हम लोग करेंगे। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।